मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे शासनकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक 30 नवंबर को होगी। सुबह 11:15 बजे वल्लभ भवन में बुलाई गई बैठक में सभी मंत्रियों के साथ सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया है। कैबिनेट की इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की मतगणना में दबाव डालने की कोशिश है। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मकसद यही है कि कैसे अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला जाए। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा इस बैठक के जरिए मतगणना को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का काम कर सकती है। कांग्रेस चेतावनी दे रही है कि कल के बाद परसों भी आएगा। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है कि ये हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, इसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए। कमलनाथ जी जो बार बार कहते हैं कि आज के बाद कल आएगा और कल के बाद परसों, ये जितने भी लोग हैं जिन पे दबाव डालता है वो इन सब चीजों को निश्चित तौर पे समझ। कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने हार की आशंका से उपजी खींच बताया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस का आरोप ये साबित कर रहा है कि वो हार रही है। एक बड़ी पार्टी के नेता इस तरह बात कर रहे हैं, ये बचपना है। कांग्रेस के 174 सीट जीतने के दावे पर भी सारंग ने तंज कसा और 150 सीटें जीतकर सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वह बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे आश्चर्य है। उनकी मानसिक स्थिति पर भी मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं और उनकी मानसिकता पर भी बड़ा आश्चर्य करता हूं। प्रचंड बहुमत से 150 के पार जाएगी। आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। मतगणना से 3 दिन पहले पिछले 10 साल में कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि ये बैठक भी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की विदाई को लेकर बुलाई गई है, लेकिन चुनावी तनातनी के बीच इस बैठक ने भी बीजेपी कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप का एक मौका तो दे ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बैठक पर सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि सूबे में अगली सरकार किसकी होगी। सरकार बनाने को लेकर दोनों बड़ी पार्टियां दावे कर रही है, लेकिन इससे पहले 30 नवंबर को शिवराज कैबिनेट बैठक बुलाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। विपक्ष बिना किसी एजेंडे के कैबिनेट की बैठक बुलाने पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है ये बैठक नहीं, काउंटिंग को प्रभावित करने के लिए मंत्रियों और अफसरों की ट्रेनिंग है। वहीं सत्ता पक्ष से हार की आशंका से खींच बता रहा है। तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। मतगणना के 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाने के क्या है मायने। कैबिनेट की बैठक के लिए क्यों नहीं जारी हुआ एजेंडा। कांग्रेस को क्यों सता रहा काउंटिंग में गड़बड़ी का डर। प्रशासन और चुनाव आयोग की भूमिका पर बार बार क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो इन्हीं 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे सनवर पटेल जी, कांग्रेस से अमित तावड़े जी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। सनवर जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि मतगणना के 2 दिन पहले ये कैबिनेट की बैठक, और फिर अगर एजेंडा नहीं बताया जा रहा है तो निश्चित सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए प्रशिता जी, हर समझदार इंसान या कोई थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला राजनीतिक दल इस बात को समझता है कि आचार संहिता चल रही है, इसमें कोई नीतिगत या निर्णायक मुद्दे मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हो सकते। ताज्जुब होता है कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल बताता है, आज आचार संहिता चल रही है। आज के पहले भी सरकारें रही,
जब 5 वर्ष पूरे होते हैं तो परंपरा रही है, एक शिष्टाचार बैठक होती है, अधिकारियों को धन्यवाद दिया जाता है और आगे के लिए शुभकामनाएं दी जाती है। और यह बैठक भी निश्चित रूप से उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए एक शिष्टाचार बैठक है। साथ ही जो प्रमुख सचिव है उनका भी कल अंतिम दिन है उस लास्ट एक्सटेंशन का, तो कल के बाद उनको कोई एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता है, उनको भी अधिकारीगण और सभी लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। तो एक साथ एक मुलाकात इस मंत्रिमंडल की बैठक में होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रही है, कांग्रेस की सरकारें जब होती थी 2003 के पहले, तब भी इस प्रकार की बैठक होती थी। और कांग्रेस की बैठकों में तो क्या होता था हमको पता है, अगले 10 साल तक उनकी सरकार जाने के बाद भी उस बैठक के नाम के पत्र बाहर आते रहे हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी मर्यादा है, अपने शिष्टाचार और पार्टी भी डिफरेंट के रूप में जानी जाती है। 15 माह की सरकार इनकी बनी थी। यही तो सवाल है ना कि पहले एजेंडा नहीं बताया गया कि ये बैठक का एजेंडा क्या है, शिष्टाचार की बैठक है, या आप कह रहे हैं इस प्रकार का नहीं। लेकिन कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है कि आप अफसर मंत्रियों पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ भी बोल सकते, देखिए ये कुछ भी बयानबाजी करना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। इनको परंपराओं को देखना पड़ेगा, खुद का इतिहास देखना पड़ेगा, तो ये प्रश्न नहीं कर पाते। लेकिन यही है ना, ये बचपना बातें हैं, बचकाना बातें हैं। चलिए ठीक है अमित जी, शिष्टाचार बैठक है, सिर्फ धन्यवाद दिया जाएगा अफसरों को। देखिए, शिष्टाचार बैठक है या मुख्य सचिव का विदाई समारोह है या सरकार का विदाई समारोह है, इसमें कैबिनेट बुलाने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है। मुख्यमंत्री निवास में जैसे वो आयोजन करते आए हैं, मुख्यमंत्री निवास में कर लेते। और इसको कैबिनेट बुलाने की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत थी। बड़ा हास्यास्पद है ये कि कोई एजेंडा नहीं है, किस लिए कैबिनेट बुलाई गई है। अभी जैसे कि मेरे बड़े भाई बता रहे हैं कि इस चीज को लेकर है, ये चीज भी अभी कोई औपचारिक तौर पर नहीं बताई गई है जहां तक मेरी जानकारी में है। मैं अभी भोपाल आया हूँ बस 10 मिनट पहले, मीडिया के पास भी मेरी बात हुई, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। तो यदि हमारे पटेल साहब इस बात को बोल रहे हैं तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और दूसरा, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय सरकार जाने के बाद 10-10 साल तक पत्र मिलते रहे, तो एक आध कोई प्रमाण हो तो लाइव चैनल पर बैठे हैं वो उसको प्रस्तुत कर दें, वरना बोलने को तो कुछ भी कहा जा सकता है इस देश में। हमारे वरिष्ठ हमारा ध्यान, मुझे लगता है रोशनी डालेंगे। नहीं, आप तो प्रमाण दे दीजिए, मैं तो आपसे छोटा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या है, बोलते ही बोलते हैं। आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई है, मैं आपको बहुत समझदार प्रवक्ता मानता हूँ। बाकी प्रवक्ता तो आप क्या ऐसे हैं, मैं इतनी शांति से बात करते हैं। आपकी सहजता का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह साहब के पत्र आते रहे हैं अगले 10 सालों तक, पिछली तारीखों में, वहां पर हमने सबने देखा है। अगर उस विषय पर कभी ये डिबेट हुई, प्रीशिता जी ने, अगर प्रीशिता जी कभी आप अवसर देंगी उस विषय पर, एक आध प्रमाण अभी दे दीजिए मुझे आप। तो अभी तो डिबेट में बहुत टाइम है, एक आध प्रमाण दे दीजिए, मैं अभी आपको जानकारी दे दूं। अवसर प्रीशिता जी देगी तो ठीक है, वो तुरंत ही प्रमाण। लेकिन अमित जी जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है, ठीक है अमित जी, कांग्रेस ये दावा कर रही है 174 सीटें जीतने का, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि बैठक होती है तो ठीक है, क्यों कहा जा रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव बनाया जाएगा, मंत्रियों पर दबाव बनाया जाएगा मतगणना को लेकर? आखिर क्यों भरोसा नहीं है? देखिए इशिता, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है पीसी शर्मा जी को लेकर। बालाघाट में जब एक घटना होती है तो देश के सबसे प्रमुख समाचार पत्र में कलेक्टर बालाघाट का बयान आता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है और हम तो रोज स्टॉक रूम खोलते रहते थे कि सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के सीओ कहते हैं कहीं कोई चूक नहीं हुई है। फिर तहसीलदार को सस्पेंड किया जाता है। फिर हमारा दिल्ली जो है वो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग से मिलते हैं, उसके बाद जो है वो एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। कलेक्टर भी इस बात को मानते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। तो यदि कोई चूक नहीं हुई तो अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया?
और यदि कोई चूक हुई है तो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होते हैं, तो कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के क्षेत्र में मतपत्र गायब हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवपुरी में चुनाव वाले दिन जो है वो ईवीएम मशीनें रात में मिलती हैं 9-10 बजे, फिर नोडल ऑफिसर सस्पेंड होते हैं। दरअसल क्या है इशिता, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी अविश्वास हो चुका है, सरकार के ऊपर भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि ये खरीद फरोख्त की सरकार है। वरना आप देखिए, कभी कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके की बाहर 24 घंटे रक्षा करनी पड़ी हो लोकतंत्र की। ठीक है, कई कलेक्टर एसपी तो बीजेपी के भी निशाने पर है, ठीक है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुरेश जी, जैसा कि अमित तावड़े जी ने कहा कि पहला ऐसा चुनाव है कि मतलब चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब राजनीति है, राजनीति में कौन को कितना जो है करना चाहिए, ये सब उनका अधिकार है। और जो भाई नहीं करे भरोसा तो उसको कैसे मनाया जाए, ये तो समझ में आने वाली बात है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर बहुत ज्यादा कोई नहीं बोला जा सकता। लेकिन जहां तक कैबिनेट का प्रश्न है, तो कैबिनेट का कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कैबिनेट नहीं की जा सकती, लेकिन केवल इसलिए उसमें कि कोई भी प्रशासकीय निर्णय या कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। लेकिन कैबिनेट आखिरी की जो एक बैठक होती है, वो जिसको कह सकते हैं कि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार और चुनाव के पहले वाली सरकार जो है वो थैंक्स बोलती है, और वही सरकार यदि बनती है तो अपना एक कैबिनेट करती है, यदि दूसरे दल की सरकार बनती है तो वो जो है करती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पिछले 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाती, तो अनेकों बार ऐसा अवसर आए हैं कि पूर्व में लिए गए कैबिनेट के निर्णयों को सरकार बदल जाने के बाद वो बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत अचरज वाला विषय नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जब एक चीफ मिनिस्टर है और उसी पार्टी की फिर से सरकार बन जाती है तो वो राज्यपाल को इस्तीफा देने जाता। इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि वो इस्तीफा दे रहा है, और जब भी इस्तीफा देने जाता तो राज्यपाल ये कहता है कि नई सरकार के गठन तक आप अपना कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहिए। अच्छा, यदि सरकार बदल भी जाती है तब भी वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने जाता है, और उसको भी ये कहा जाता है कि नई सरकार बनने तक आप कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहिए। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और उस संवैधानिक प्रक्रिया में मीनमेख निकालना राजनीतिक कारण तो हो सकता है, व्यवहारिक कारण नहीं है। जहां तक सरकार बनने का प्रश्न है और दावे का है, तो दावे तो पहले दिन से ही चल रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें जो चुनाव का अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, उससे पहले ही भ्रम पैदा हो गया था कि कौन कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन सरकार नहीं बन रही, फिर कहेंगे हम सरकार बना रहे हैं। ये कभी भाजपा वाले कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले ने तो पहले ही दिन से ये कह दिया था कि कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, ये उनका अधिकार है दावा करने का, भाजपा वालों का भी अधिकार है। लेकिन जनता के बीच में भ्रम पैदा करके और राजनीति करने का दोनों ही दलों का ये पहला मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं 2008 से पहले के चुनाव को कवर कर रहा हूं और राजनीति को मैंने 1980 से देखा है जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के। तो मुझे ये चीजें बड़ी अचरज भरी लगी हैं इस बार का चुनाव। मैं एक और आपके सामने बात कहता हूं, और वो ये है कि मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, आप ये देखिए कि कौन से राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा ही नहीं कि हम सरकार बनाने के लिए आपके पास आए हैं। कई परिस्थितियां ऐसी बनी हैं, वो तो खुद स्वयंभू बने बैठे हैं। इधर ये बीजेपी वाले स्वयंभू बने बैठे हैं, उधर कांग्रेस वाले तो बहुत ही ज्यादा बने बैठे हैं कि भाई हम तो कमलनाथ जी पहले से ही मुख्यमंत्री हो गए। और मुझे तो यहां तक लगता है कि कांग्रेस ने तो जनता से ये कहा ही नहीं कि हमें सरकार बनाने का अवसर दीजिए। अभी भी कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं कैसे दावा करूं, मैं कोई शिवराज और बीडी थोड़े ना हूं कि मैं सीटों का दावा करूंगा, मैं तो 3 तारीख की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थितियों में पीसी शर्मा 170 बोले तो पीसी शर्मा तो 250 बोल सकते हैं 230 के ऊपर। उनका तो एक मतलब बोलने का अधिकार उनका लंबा है, उनके बड़ी छूट है। तो पीसी शर्मा जी की बात अलग है। पीसी शर्मा जी और प्रवक्ता बीजेपी के भी कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हम तो 2/3 ले जाएंगे और ऐसा कर लेंगे। तो ये कोई वो नहीं, जनता ने तय करा हुआ है। सर्वे जिस प्रकार के आ रहे हैं उन सर्वे में संतुलन नहीं है,
और पुरुष और महिलाओं के बीच का जो मतदाता का अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से सैंपलिंग नहीं है, इसलिए कुछ भी चल रहा है इस बार मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, सनवर जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह पीसी शर्मा की बात की जा रही कि 174 170 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, और वहीं विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि 150 सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाने वाली है। निश्चित रूप से ऋषिता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से वोटिंग हुई, जिस प्रकार से बहनों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, जिस प्रकार से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, निश्चित रूप से 150 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और जिस प्रकार की बात पीसी शर्मा साहब ने कही है, तो वो स्वतंत्र एक राजनीतिक दल के नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके पास किसी प्रकार का जोड़ बाकी नहीं है कि कैसे उनको वोट मिलेगा, क्यों वोट मिलेगा। 15 माह की सरकार में आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो जनता उनको आशीर्वाद देगी, ये सब बताने के लिए उनके पास नहीं है। वो कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं। अमित जी, देखिए, मुझे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लाडली बहना योजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि ये इसका असर होता तो हमारी जो माता एवं बहनों के जो वोट प्रतिशत है, पिछली बार 74% था, इस बार 71% हुआ है, 3% कम रहा है। और दूसरी बात, हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने कहा है, कमलनाथ जी ने नहीं कहा है, तो निश्चित तौर पर मैं भी उसी बात को कहूंगा कि जनता जनार्दन है। जनता ने 15 महीने का कार्यकाल भी देखा है और लगभग 18-19 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। ठीक है, बात होती है लाडली की, तो लाडली को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने लाडले की, कि वो जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, मेहनत करके जो लाडली उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, मेहनत कर रही है, पूरा पैसा लगा रही है, जब उसको नौकरी ही नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा भाई। लाडली भी तो उसी घर में रहती है ना, लाडली उसी घर में रहती है जहाँ पे किसानों की दुर्दशा है। तो लाडली कोई अलग से नहीं है, उसी मध्य प्रदेश की हमारी माताएं बहनों हैं जिन्होंने 18-19 साल का लंबा कार्यकाल देखा है। और वो ये जानती हैं कि चुनाव के ठीक 4 महीने पहले यदि आप कोई स्कीम ला रहे हो तो आपके मन में क्या है, ये सब जानते हैं। मोदी जी भले ही कहें कि मध्य प्रदेश के मन में, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में क्या है निश्चित तौर पर 3 तारीख को पता चल जाएगा। और आप देखिए, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की जीत सुनिश्चित दिख रही है। और उसका एक कारण है, आप जहां भी गए हों, आप देखिए चौतरफा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी दिखी है, लगभग 18-19 साल को। और सबसे ज्यादा जो है वो जनता के बीच में ये है कि 2018 में हमने जब डबल इंजन की सरकार को खारिज कर दिया था, तो कम से कम उस सरकार को आपको 5 साल चलने देना था। उसके बाद जनता आकलन करती है कि भाई किसको 2023 में जिताना है और किसको हराना है। लेकिन चलती हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराना, मुझे लगता है कि जनता आज भी भारत में इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाई है। चाहे आप कर्नाटक में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, तो ये भारत में ये लोकतंत्र के लिए कम से कम ये सब शुभ संकेत है। और 3 तारीख को, कह रहे कि सुनिश्चित है सरकार बनना, सर्वे बता रहे अमित जी, जैसा कि आपका कहना है, लेकिन फिर क्यों गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं? या फिर ये डर है काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो सकती है या कोई करवा सकता है? देखिए मैं इशिता, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कांग्रेस जो है 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। लोकतंत्र की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म हमारा है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है। इस देश की आजादी की लड़ाई हमने इस जनता के साथ लड़ी है और हमने लगभग 300 से ज्यादा शिकायतें करी हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन एक भी कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। ये मैं आपके चैनल पर बैठकर बता रहा हूँ। और जब प्रमाण भी मिल रहे हैं, आप देखिए बालाघाट में तो प्रमाण ही मिल गया, वीडियो ही सामने आ गया। उसके बाद भी कलेक्टर का वहां बना रहना, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है। अब जिस कलेक्टर के राज में ऐसी स्थितियां सामने आई हो, उसी के राज में जब मतगणना होगी तो क्या होगा, ये आप और हम सब जानते हैं। जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ने जो मत दिया है उस मत की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन कई कलेक्टर और अधिकारी ऐसे भी है जो बीजेपी के निशाने पर ये कहा जा रहा है, उनकी शिकायत की गई है बीजेपी की ओर से। देखिए, ये
हमने जो शिकायतें करी हैं वो सप्रमाण करी हैं, पूरे प्रमाणों के साथ करी हैं। आप चाहें तो आपको भी भेज सकते हैं। हालांकि जब भी चुनाव आयुक्त के पास गए हैं हम लोग, तो आपके चैनल के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी कवर करा है, चाहे जेपी धनोपिया साहब गए हों या के मिश्रा साहब गए हों या जो भी लोग गए हों, तो सब प्रमाण हमने करी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिकायत करी है, क्या नहीं करी है, ये तो वही जान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में ही आप देखिए ना, ये कलेक्टर तो वहीं से ही है, जो जितने भी प्रमोटी अधिकारी हैं उनकी स्थिति क्या है। ग्वालियर में आप देखिए, जो प्रमोटी अधिकारी हैं, 2 बजे लोग लाइन में लग रहे थे और 9 बजे भी, रात के 9 बजे तक भी वो अपना वोट नहीं डाल पाए थे। विधायक ये लगातार उनसे बोल रहे थे दोपहर 3 बजे से कि आप इनकी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। उसके बाद भी जब जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं हुई, रात में 9 बजे किस तरीके से वहां पर विवाद हुआ, ये हमने सबने देखा है। हम शिवपुरी में देखें, ईवीएम मशीन मिली। आप देखिए गोविंद सिंह जी के क्षेत्र में क्या हुआ, आप देखिए जबलपुर पूर्व में घटना क्या हुई, आप देखिए बालाघाट में क्या हुआ। तो ये जो चौतरफा बातें सामने आ रही हैं, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और यदि कोई सही है तो इसमें डरने वाली बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस कोई गलत बात तो बोल नहीं रही है ना, यही बात बोल रहे हैं हम, जो मतगणना है वो बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। वो तो सनवर जी भी चाहते होंगे कि मतगणना सही तरीके से। निश्चित रूप से पृथ्वी जी, मतगणना निष्पक्ष होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता है, जानबूझ के कोई हरकत करता है, निश्चित रूप से उसको सजा मिलना चाहिए। हम किसी गड़बड़ करने वाले अधिकारी के प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष मतगणना चाहती है और निष्पक्ष मतगणना हो रही है। कांग्रेस को किस बात का डर है? डर कांग्रेस को है। कांग्रेस अपनी हार के पहले अपने बहाने तलाशने लग जाती है और उसी कड़ी में कांग्रेस गेन प्रकरण बहाने तलाशने का काम कर रही है। मतलब पूरे सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि मतदान के समय भी गड़बड़ियां हुई थी और ये कैबिनेट भी उसी के लिए हो रही है, प्रभावित किया जाए, मतगणना को अफसरों पर दबाव बनाया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जैसा हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ सम्मानित सुरेश शर्मा जी ने कहा, इस प्रकार की परंपराएं चलती आ रही है और हमेशा एक धन्यवाद के नाते एक शिष्टाचार बैठक इस प्रकार की होती है, वही है मंत्रिमंडल की बैठक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बैठक में भी इस प्रकार की कार्रवाइयां होगी। इसके अलावा कोई नीतिगत फैसले इस प्रकार से नहीं होना चाहिए और नहीं होंगे। अमित जी, बीजेपी के सनवर जी कह रही है कि डर आपको है। देखिए, डर की कहीं कोई बात नहीं है। आप देखिए कि हम मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की बात करें या दिल्ली की बात करें, चलते चुनाव में प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर गए थे 5 साल आगे बढ़ाने की। क्या कार्रवाई की? मूर्खों का सरदार कहा उन्होंने एक सीनियर लीडर को। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राहुल जी ने एक पनौती शब्द क्या बोल दिया, इनको बुरा लग गया और चुनाव आयोग ने सीधी कार्रवाई कर दी। तो आप देखिए किस तरीके से कथनी करनी में यहाँ पर स्पष्ट अंतर दिख रहा है। और ये आपको धन्यवाद रखना है, विदाई रखना है, जो भी रखना है। आप सब जगह से वहां से बुलवा रहे हो, सारे मंत्री आएंगे। भाई, आप तो मुख्यमंत्री निवास में रख देते हो और आपने तो बहुत समय तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करी है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक मीटिंग रख लेते हो, सबको धन्यवाद जो भी देना है, आपको विदाई देना है, जो भी देना है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे देते। क्या दिक्कत थी उसमें? इतना सारा ताम झाम, इतना पैसों का व्यय करने की उसमें आवश्यकता क्या थी? सनवर जी, क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या सीएम निवास पर क्यों नहीं की? अब देखिए, इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर ये बैठक होती तो हमारे विद्वान साथी इतनी ही विनम्रता से बोलते कि आखिर क्यों आपने इसको फिजिकल बैठक नहीं की। तो ये नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोलते। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता। चलिए ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है। एक आखिरी कमेंट सुरेश जी से भी जानना चाहूंगी मैं। सुरेश जी, जिस तरह का चुनाव इस बार हमने देखा है कि बार बार चुनाव आयोग पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, मशीनरी पर, सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। सुरेश जी, आखिरी कमेंट आपसे। नहीं, राजनीति का तरीका ये बन गया कि अब हर नेता यही काम कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि राजनीति पर जनता की जो पकड़, राजनीति की जनता पर जो पकड़ है वो कहीं न कहीं कम हो रही है। क्योंकि प्रशासन पर दबाव बनाने का, प्रशासन के को घेरे में, कटघरे में खड़ा करने का जो ये तरीका है, ये तरीका ये स्पष्ट करता है कि जनता में पकड़ कम हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल
अमित जी की बात से मैं सहमत हूं कि सत्ता में जो व्यक्ति बैठा होता है वो दबाव बनाता है, इसमें कहीं शक संशय नहीं है। मेरे अनेकों अनुभव हैं और कई बार तो ये स्थिति भी मैंने देखी है कि जब सरकार बनने जा रही होती है तो 2-3 विधायक तो वैसे भी उसमें दबाव में बनवा लिए जाते हैं। ऐसा भी मेरा अनुभव है, मेरे को इस बात की जानकारी में भी है। लेकिन इसके लिए कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जाती, ये जो है टेलीफोन के माध्यम से या अन्य सूचनाओं के माध्यम से ये काम होते हैं। मैंने भी कई विधायकों को जीतते हुए देखा है, जैसे अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जरूरत पड़ेगी और ऐसा लगेगा तो मैं 4-5 नाम गिना सकता हूं कि जिनको हारते हारते जिताया गया है। रात में 12 बजे जब हम सो रहे थे तो काउंटिंग अलग थी, सुबह जब उठे तो मालूम चला कि वो जीत में बदल गई। तो ऐसी स्थितियां मेरे को याद है और मैं नाम लिख के बता सकता हूं। तो इसलिए प्रशासनिक दबाव रहता है, लेकिन उसके लिए कैबिनेट की बैठक की जरूरत नहीं रहती। चलिए ठीक है, कैबिनेट की बैठक कितनी सही है कितनी गलत है वो एक बात है, लेकिन जिस तरह 3 तारीख का इंतजार है और जो दावे दोनों ही दल कर रहे हैं वो तो 3 तारीख को ही समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक होने वाली है कल। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मतगणना से 2 दिन पहले आखिर क्यों बैठक रखी गई। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ शिष्टाचार की बैठक है, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस दौरान अफसरों पर, मंत्रियों पर दबाव बनाया जाएगा, डर है कि मतगणना में कोई गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि ये इस बार का चुनाव इस तरह का रहा है कि पूरे चुनाव में देखा गया चुनाव आयोग, प्रशासनिक सिस्टम और मशीनरी पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही आएगा कि वो सत्ता के सिंहासन पर किसको बैठाती है। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।